तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड में हम आपको पढ़ाएंगे आज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ट्रांसमिटेड लाइट। अभी तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। तो ये मैंने बताया दो तरह का होता है, एक परावर्तित लाइट में यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट में, और दूसरा मैंने बताया था ट्रांसमिटेड लाइट या निर्गत प्रकाश में है। ट्रांसमिटेड लाइट में दो प्रकार का होता है, ये मैंने बताया था। तो परावर्तित मतलब परावर्तन के बाद वापस आ जाती है मीडियम में, और जो दूसरे मीडियम से पार करके दूसरी तरफ चली जाती है, वो निर्गत प्रकाश, वो ट्रांसमिटेड लाइट। तो उसको मैं एक बार फिर देखिए फिगर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पतली फिल्म है, ये हमारे पास ये पतली फिल्म है। टी मोटाई की पतली फिल्म है ये। इसकी मोटाई कितनी है? टी मोटाई की फिल्म है, म्यू इसका अपवर्तनांक है। इस पर एक इधर की तरफ से लाइट आती है और ये लाइट आकर के इस बिंदु पर आपतित होती है, ये आपतित किरण है, और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका एक पोर्शन पढ़ा चुके हैं ये, और ये अभिलंब है, और ये अभिलंब से नीचे झुक करके इधर अपवर्तित हो जाती है। यहाँ पर फिर इसका एक बार अपवर्तन, यहाँ मीडियम बदल रहा है ना, देखिए ये यहाँ पर है म्यू मीडियम और यहाँ है एयर मीडियम। यहाँ पर म्यू म्यू अपवर्तनांक वाला मीडियम, फिर यहाँ पर इसका फिर एक बार परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। तो परावर्तन तो अंदर इधर की तरफ होता है, और अपवर्तन में क्या होता है, ये किरण इस अभिलंब से इधर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे निकल जाती है। तो अब ये बिंदु लाइट यहाँ आ गई है, अपवर्तित होकर के अंदर लाइट यहाँ आ गई है, ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी पे आ गई है। यहाँ पर फिर देखिए एक बार मीडियम चेंज होता है तो फिर इसका वही अपवर्तन और परावर्तन होगा। तो अपवर्तन होकर के तो ये किरण इस तरफ निकल जाती है R2 की तरफ, और परावर्तन होकर के ये अंदर आ जाती है। तो ये फिर यहाँ किरण एक बार यहाँ टकराती है, ये बिंदु डी मान लेते हैं। तो इस पर फिर एक बार क्या होगा, इसका अपवर्तन परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद तो ये अंदर ही अंदर, ये मान लीजिए फिल्म बहुत इस तरह से बड़ी है, तो ये अंदर ही अंदर ये यहाँ आ जाती है ई तक, और ये अपवर्तन के बाद बाहर निकल जाती है। तो ये एक पहली पारगमित प्रकाश था, और ये दूसरा पारगमित प्रकाश है। निर्गत प्रकाश को हम पारगमित प्रकाश भी कहते हैं, है ना, पारगमित ट्रांसमिटेड लाइट। तो जिस तरह हमने कल पढ़ा था R1 और R2 के बीच में व्यतिकरण होता है, ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे T1 और T2 के बीच भी व्यतिकरण होगा, क्योंकि ये दोनों किरणें T1 T2 या R1 R2 सभी एक ही किरण, ये आने वाली किरण ये एक किरण है, ये है इससे मिलके बनी हुई है। इसकी ऊर्जा, थोड़ी ऊर्जा इधर चली जाती है R1 की तरफ, फिर थोड़ी ऊर्जा R2 की तरफ चली जाती है। तो दोनों कला संबंध होती हैं और समान आवर्ती की होती है। ऐसे ये सब का मुख्य ओरिजिन ये पहली वाली किरण है, तो ये भी दोनों T1 और T2 से जाने वाली किरण भी कला संबंध होंगी और आपस में मिलेंगी, तो क्या होगा, व्यतिकरण होगा। क्योंकि देखिए ये समानांतर किरणें हैं। कैसी किरणें हैं ये? समानांतर, पैरेलल। तो पैरेलल लाइट आप पता है कहाँ काटती है? पैरेलल लाइट इनफाइनाइट पर काटती है। कहाँ काटती है? अनंत दूरी पर इनकी व्यतिकरण प्रभाव देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा? अनंत दूरी पर व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न कर देगी, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं कहाँ काटती हैं? वो अनंत दूरी पर जाकर काटती है। तो आज हमको क्या पढ़ना है?
पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण का मतलब, ट्रांसमिटेड लाइट में व्यतिकरण का मतलब, व्यतिकरण मतलब T1 और T2 के मध्य व्यतिकरण। अब हम T1 और T2 के मध्य व्यतिकरण पढ़ेंगे। तो हम वही करेंगे यहाँ पर जैसा हमने किया। और देखिए परागमित प्रकाश में जैसे किया था बिल्कुल वैसी ही ज्यामिति आएगी। हम एक बार फिर देखिए, अब इस प्रकार चित्र बना लेता हूँ मैं पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण के लिए। वही हमारी ये पतली फिल्म, ये हमारे पास देखिए हम पहले परावर्तित प्रकाश में किया था। ये प्रकाश ऐसे आता था, ए बिंदु पर आता था और ए बिंदु से ये इस तरफ थोड़ा सा अपवर्तन दिखा देते हैं, इसको झुक जाता है अभिलंब की तरफ, इस तरफ झुक जाता था ये ए बिंदु पर, और ये बी बिंदु पर आ गया। बी से फिर मान लीजिए मैंने अभिलंब खींच लिया तो ये इसका एक पोर्शन ये सी तक आ गया और एक पोर्शन ये T1 यहाँ निकल गया। ये एंगल आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R, ये एकांतर कोण की वजह से ये भी R के बराबर हो गया और ये कोण भी R के बराबर हो गया और ये कोण I के बराबर हो गया, है ना। क्योंकि ये मीडियम 1 नंबर का मीडियम और ये भी 1 नंबर का मीडियम है, तो ये I और ये I बराबर हो गए। यहाँ पर अब मैंने फिर बताया था आपको कि ये बाहर चली जाती है किरण, इसकी बाहर चली जाती थी। यहाँ पर फिर इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये यहाँ पर T2 किरण निकलेगी। तो ये T2 किरण है, यहाँ हमने वही अभिलंब खींच दिया है। ये बिंदु C है, हम इस बिंदु को M मान लेते हैं, पहले N माना था। और ये एंगल भी R होगा और ये एंगल भी R होगा और CM मोटाई होगी इसकी, फिल्म की मोटाई D के बराबर होगी। तो अब हम देख रहे हैं T1 और T2 के मध्य व्यतिकरण देखेंगे। तो T1 जो किरण है पहली, देखिए क्या हो रहा है कि B से कंसीडर करते हैं। B से किरण एक भाग तो जाता है B से C तक और C से ये बिंदु मान लिया मैंने D, C से जाता है D तक और D से फिर T2 की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये B से C और C से D तक, कहाँ B से C और C से D तक, ये फिल्म के अंदर जाता है। किसमें? फिल्म के अंदर प्रकाश गमन करता है। अब हम मान लीजिए D से ये BT1 क्या करते हैं, D से BT1 पर लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा। परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हमने और ये परपेंडिकुलर ड्राम कर दिया कितना, ये, और इसको के डैश करता हूँ मैं। कौन सा हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया डी के डैश। कौन सा हो गया, डी के डैश लंब है ये। चूंकि ये एंगल आई है, ये एंगल आई है ना ये वाला, तो ये एंगल 90 माइनस आई हो गया और ये एंगल 90 डिग्री है, ये पाई बाई 2 माइनस आई, तो ये एंगल आई हो गया है। तो डी के डैश लंब है, खींचते हैं। तो ये दो समानांतर लाइन है T1 और T2 और
ये दोनों के बीच में के डैश डी लंब है। ये क्या है? दो समानांतर रेखाओं के मध्य मध्य लंब है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये के डैश T1 के डैश के बाद और डी के बाद जो समान दूरी तय करेंगी तो पथांतर कितना हो जाएगा? देखिए पथांतर T1 और T2 के मध्य। तो देखिए K1 एंड D के पश्चात दोनों किरण कौन सी? T1 एंड T2 समान दूरी तय करती हैं। तो एक्चुअल पथांतर क्या हो गया? एक तो B से C तक गई और C से D तक गई एक पार्ट। ये तो फोटोग्राफ उसमें माध्यम में गई और दूसरी पार्ट A से K तक गई, तो ये पथांतर हो गया। ये दूरी है हवा में तय की गई दूरी और ये म्यू माध्यम में तय की गई दूरी, म्यू मीडियम में तय दूरी। तो एक्चुअल प्रकाशीय पथ कितना, पथांतर कितना हो जाएगा? पथांतर बराबर म्यू टाइम ऑफ BC प्लस CD माइनस एक नहीं, ये B के डैश, अभी गलत लिख दिया हमने पुराने के हिसाब से, ये B के डैश। तो ये हो गया माइनस B के डैश। तो पथांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही BC प्लस CD माइनस B के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने देखिए जो पिछली बार निकाला था वही चीज होंगी यहाँ पर। क्या होंगी? देखिए BC बिल्कुल वैसा ही है, BC बराबर CD। देख रहे हैं आप चित्र? BC बराबर ये CD, क्योंकि BC बराबर CD, क्योंकि त्रिभुज BCD सर्वांग सम है और ये दोनों त्रिभुज है ना, BCM और MCD। कौन कौन से त्रिभुज? BCD नहीं, BCM सर्वांग सम है ट्राइंगल MCD के। तो इसका मतलब BC बराबर CD के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 म्यू BC माइनस B के डैश। तो ये तो हमारे पास 2 म्यू ये आ गया। और अब हम क्या करें? BC बराबर CD हम ट्राइंगल से निकालें तो ये देखिए कैसे आएगा? T अपॉन कॉस R के बराबर आएगा। देखिए आप कॉस R की वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल है ना BMC, ट्राइंगल कौन सा है? BMC, ये T है और ये एंगल R है। देखिए बिल्कुल इस ट्राइंगल में देखिए एंगल यही बिल्कुल है। तो ये T अपॉन कॉस R आएगा, तो ये आ जाएगा 2 म्यू T अपॉन कॉस R। बिल्कुल वैसा ही ऐसा रिफ्लेक्टेड लाइट में किया था। बी के डैश को हम वैसे निकालेंगे BD साइन आई, जैसे अपन ने A के बराबर निकाला था ना AC साइन आई, बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये परावर्तित लाइट में था, ऐसे ये BD साइन आई। और
बी डी बराबर 2bm, ये है ना, बी डी बराबर 2bm, यहाँ पर डी है तो ये बराबर होंगी इसकी, तो बी डी बराबर 2bm। और bm ये बिल्कुल मैंने परावर्तित लाइट की तरह कर रहा हूं मैं, bm बराबर टी टेंजेंट आर। तो बी के डैश बराबर बी डी बराबर ये 2bm टी टेंजेंट आर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं बी के डैश बराबर 2t टेंजेंट आर साइन आई। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही पथांतर आया जितना परावर्तित लाइट में था। अब हमको बिल्कुल वैसा ही करना है, बिल्कुल पथांतर बराबर डेल्टा बराबर 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस 2t टेंजेंट आर साइन आई। ये बिल्कुल जैसे परावर्तित लाइट में था, बिल्कुल यही टर्म आई थी यूं की यूं, और हमने इसको कितना निकाला था, 2 म्यू टी कॉस आर निकाला था। तो पारगमित प्रकाश में पथांतर कितना आया, 2 म्यू टी कॉस आर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अतिरिक्त पथांतर परावर्तित लाइट में तो क्या होता था, परावर्तित लाइट में अतिरिक्त पथांतर स्टोक्स के नियम से लैम्ब्डा बाई 2 उत्पन्न होता था। क्यों होता था? क्योंकि सघन माध्यम से परावर्तन होता था एक किरण का। यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए मैं समझाता हूँ, इसलिए यहाँ पर हम लैम्ब्डा बाई 2 एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। देखिए एक बार फिर, ये लाइट इधर से आ रही है, तो ये लाइट यहाँ से आ रही थी, तो ये सघन माध्यम से परावर्तित होकर के इधर आ रही थी। तो इस किरण और इस किरण के बीच में पथांतर लैम्ब्डा बाई 2 या कलांतर पाई हो जाता था स्टोक्स के नियम से। किरण का दूसरा पार्ट इधर जाता था, ये अपवर्तित लाइट है, तो ये किरण और ये किरण अपवर्तित लाइट के बीच में कोई पथांतर नहीं होता। अब ये यहां से परावर्तित होती है, ये परावर्तन किधर से हो रहा है, ये परावर्तन हो रहा है विरल माध्यम से। किधर से हो रहा है, विरल माध्यम से। तो विरल माध्यम से स्टोक्स लॉ कहता है कोई अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न नहीं होता। तो ये किरण और ये किरण, ये किरण, ये और ये किरण सेम फेस में है, और ये अपोजिट फेस में है। ऐसे ये किरण और ये किरण सेम फेस में। अब जो जितने भी परावर्तन होंगे, अपवर्तन होंगे, सब विरल माध्यम से होंगे आगे जाके। तो सारी किरणें, ये किरण और ये किरण सेम फेस में होंगी, ये किरण सेम फेस में होगी। तो ये किरण और ये किरण, सारी अपवर्तित किरणें सेम फेस में होंगी। टिक का मतलब सेम फेस में, और क्रॉस का मतलब अपोजिट फेस में। सिर्फ एक ये किरण अपोजिट फेस में होगी, बाकी सभी किरणें सेम फेस में होंगी। तो इसलिए दो अपवर्तित किरणें परारगमित किरणें T1 T2 समान कला में होंगी। तो अतिरिक्त पथांतर 0 होगा। तो वास्तविक पथांतर कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर। तो ये पारगमित प्रकाश में पथांतर की शर्त है। और परावर्तित में क्या था, ये पारगमित में है, ये किस प्रकाश में, पारगमित प्रकाश में है। और परावर्तित में क्या था, पथांतर बराबर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्ब्डा बाई 2 के परावर्तित प्रकाश में। तो आज हमने आपको बता दिया कि पथांतर कितना निकल करके आता है पारगमित प्रकाश।
क्लास में। तो कल हम इससे आगे और पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद। ओके।